आपने अब तक सुना कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली नुज़हत, जो न एक नवाबजादी थी, उससे एक नौजवान महफूज टकरा गया और उसने नुज़हत का पीछा करना शुरू कर दिया। वो जहाँ भी जाती वहाँ वो मौजूद होता। इसी दरमियान में उसकी सहेली आयशा की शादी मुकर्रर हो गई। फिर वो लोग वलीमा में जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए और ट्रेन कुछ आगे बढ़ी तो उस ट्रेन पर बलवाइयों ने हमला कर दिया। बहुत सारे लोग मारे गए। नज़दीकी गांव के मुसलमानों ने जवाबी हमला करके बाकी बच गए लोगों को बचा लिया और अपने साथ अपने गांव ले आए, जहां मुखिया ने हुक्म दे रखा था कि गांव का हर आदमी 2-4 मुसाफिरों को अपना मेहमान बनाकर रखे। अब कहानी आगे सुनी कि मुखिया जो हिंदू मुस्लिम फसाद से उन सब को बचाकर अपने गांव ले आए। हम सब कतार बनाकर आगे बढ़ने लगे थे। हमारे आगे और पीछे मुसल्ला अफराद थे। उनके हाथों में भी बर्छे, बल्लम, तीर और तलवारें थीं। कुछ के हाथों में दूनाली बंदूक भी थी। ये सब हमें अपनी हिफाजत में लेकर आगे बढ़ रहे थे। मेरे साथ एक नौजवान भी चल रहा था। उसी ने हमें गांव में चलने का मशवरा दिया था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब, गांव अब कितनी दूर है? दूर दूर तक खेत ही खेत थे, लहराते हुए खेत फैले थे। मैदान में दूर की चीज़ें भी बासानी नज़र आ जाती हैं, मगर वो गांव अभी तक दिखाई नहीं दिया था। इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, बीबी, हमारा गांव काफ़ी अंदर है, फिर भी हमने हिम्मत कर ली। अगर हम हौसले से काम ना लेते तो इस ट्रेन का एक भी मुसाफिर मार दिया जाता। ये तो हमारा जिगर था कि हम इतनी दूर से दौड़ पड़े थे। बात हुई क्या थी? फसाद की वजह क्या है? वही घिसा पिटा पुराना किस्सा। हमारे यहाँ एक से एक बहादुर नौजवान हैं। उन्हीं में से एक ने पड़ोस के गांव यामीनपुरा के 2 नौजवानों को उल्टा दिया है। उन लोगों ने हमारे गांव पर हमला किया, मगर हम तैयार थे। इसीलिए उन्होंने अपनी शिकस्त का बदला ट्रेन के मुसाफिरों से लिया है। गोया आप लोग काफ़ी दूर से आए हैं। भाई, सीधी सी बात है, लड़ाई हमारी है, हम दिल खोल कर लड़ेंगे। हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान क्यों पहुंचे? आप लोगों पर तो काफ़ी बोझ पड़ेगा। इतनी सारे लोगों की मेहमानदारी आसान भी तो नहीं। पता नहीं कब तक ठहरना पड़े। इस मसले का हल मुखिया जी ने सोच लिया होगा। वो बहुत अक्लमंद हैं। हर मसले का फौरन हल तलाश कर लेते हैं। बातों में रास्ता कटने का एहसास नहीं हुआ और हम उस गांव तक जा पहुंचे। वो गांव काफ़ी बड़ा था। इधर से भले ही रास्ता न हो, मगर दूसरी तरफ पुख्ता सड़क थी। सड़क की हालत बता रही थी कि उधर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलती है, मगर उस वक्त तो सन्नाटा छाया हुआ था। शायद ये साथ का असर था। उस गांव में एक बड़ी सी मस्जिद भी दिखाई दे रही थी। मस्जिद का मीनार ऊंचा नहीं था। फिर बरगद के ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने मस्जिद के आगे आड़ भी खड़ी कर दी थी, इसलिए हमें वो दूर से नजर नहीं आया। गांव के मुखिया ने मुसाफिरों के ठहरने का माकूल इंतजाम किया था।
3-4 बड़े बड़े कमरे तो हमारे तसर्रुफ में थे। बारात के सारे लोग एक ही साथ ठहर गए थे। अब्बू अम्मी भी हमारे साथ थे। हम सब बैठे हालात हाजरा पर गुफ्तगू कर रहे थे कि एक शख्स ने आकर कहा, अगर आप लोग किसी किस्म की परेशानी या तकल्लुफ महसूस कर रहे हों तो बता दें, कुछ और घर खाली करा लिए जाएंगे। जी नहीं शुक्रिया, अब्बा जानी ने कहा, हम लोग साथ ही ठहरना चाहते हैं। हमारी औरतें अंदर वाले कमरों में ठहर गई हैं और हम बड़े कमरे में सो जाएंगे। 2-4 दिन की बात है, रास्ता खुलते ही निकल चलेंगे। 1-2 दिन में ही रास्ता खुल जाएगा। शाम तक पुलिस वाले आकर सड़क पर नाका लगा देंगे ताकि बसों के चलने में कोई रुकावट ना आए। इंटर स्टेट बस सर्विस का ये रूट है। उस शख्स की बातों से अंदाज़ा हो गया था कि वो पढ़ा लिखा बंदा है। उसके जाते ही दो करके कई औरतें खाने का तश्त उठाए आ गईं। उन्हीं की ज़बानी पता चला था कि मुखिया ने गांव के लोगों को आमादा किया था कि हर घर वाले 4-4 आदमियों को अपना मेहमान बना लेंगे ताकि किसी को बोझ महसूस ना हो। औरतें आकर अपना अपना मेहमान मुंतखब कर रही थीं, मगर मुझे और अम्मी को अभी तक किसी ने मुंतखब नहीं किया था। जबकि बाबा ने खाना खा लिया था, तभी एक औरत काफ़ी सारे खाने के लवाजमात लिए अंदर दाखिल हुई। उसने मुझे और लुत्फुन्निसा को अलग बैठे देख कर कहा, मैं यहाँ की मुखिया यानी चौधरी की बेटी हूँ। अब्बा ने कहा था कि सबसे आखिर में जाना और जितनी भी औरतें बाकी बच गई हैं उन सब को मेहमान बना लेना। मेहमान खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता होता है। मेरे ख्याल में अब तुम ही दोनों बची हो, आओ खाने से इंसाफ करो। नहीं, मेरी अम्मी अभी बाकी हैं, तो उन्हें भी शामिल कर लो। तुम तीनों ही हमारी मेहमान हो, कहकर उसने खाने का तश्त जमीन पर रख दिया। भूख तो हमारी जाग ही चुकी थी। मैंने कुल्ली करके हाथ धोया और खाने में शरीक हो गई। मेरे खाने का अंदाज देखकर उसने कहा, बीबी, आपकी नफासत देखकर लगता है कि आप अवध की हैं। हाँ, हम उत्तरौला स्टेट के रहने वाले हैं। हाँ, तभी तो आप में इतनी नफासत है। मेरे शौहर भी अवध के हैं, सीतापुर से ताल्लुक़ है। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बहुत सारी बातें हुई। इन लोगों में इतनी अपनायत थी कि ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था कि हम अजनबियों के दरमियान हैं। एक हमारे साथ ही ऐसा नहीं था, तकरीबन तमाम औरतों के साथ ऐसा ही था। सब छोटा छोटा ग्रुप बनाए गांव की औरतों के साथ सर जोड़े बैठी गप्पे लगा रही थीं। इस बात से एहसास हो गया था कि यहाँ वाले
बड़े मेहमान नवाज हैं। उनकी मेहमान नवाजी ने हमें हर गम व फिक्र से आज़ाद करा दिया था। अगर किसी किस्म की परेशानी थी तो वो आयशा के अब्बू अम्मी और भाई बहन को थी। उन्हें फिक्र खाए जा रही थी कि वलीमा में कैसे शिरकत की जाए। रात में मुखिया की बेटी के साथ बाहर निकली थी, क्योंकि गांव में तमाम इंतज़ामात घर में तो होते नहीं हैं, इसलिए बाहर जाना ज़रूरी था। मैं इसीलिए बाहर आई थी। तब पता चला कि गांव के जवानों ने पहरे का सख्त इंतज़ाम कर रखा है। उन्हें डर था कि कहीं रात में हमला न कर दें, इसीलिए उन्होंने मुसाफिरों को खास ताकीद की थी कि वो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ें ताकि दोस्त और दुश्मन की पहचान हो सके। औरतें इस अहकाम से मुबर्रा थीं। मैं एक झाड़ी की आड़ में पहुंची थी कि बुरी तरह चौंक उठी। वहाँ पहले से कोई बैठा था। मैं मुड़ने वाली थी कि उसने कहा, नुज़हत सुनो। कौन है? मैंने घबराकर पूछा। डरो नहीं, आगे आ जाओ, मैं महफूज हूँ। महफूज, जो खुद ही एक पुरस्कार शख्सियत थी। अलीगढ़ से लेकर गांव तक उसने ऐसी हरकतें की थीं, पुरस्कार हरकतें, जिसने नुज़हत को भी दहला दिया था। मगर नुज़हत के दिल में एक ऐसे एहसास जाग जाता जिसकी वजह से वो उसकी पुरस्कार शख्सियत को पसे पुष्ट रखकर उसके लिए अपने दिल में नर्म गोशा महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि महफूज की आवाज़ पर वो चौंकी तो ज़रूर, मगर डरी नहीं, क्योंकि वो नहीं जान रही थी कि इस महफूज की वजह से ही बहुत सारे उस्ताद उस पर आते जा रहे हैं। कहानी अभी जारी है। अगले हिस्से में बकिया वाक़यात सुनें।